बिहार चुनाव के नतीजे हर क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक सबक हैं। उम्मीद है आरजेडी भी इसकी समीक्षा करेगी, लेकिन आरजेडी को समीक्षा इस आधार पर करना चाहिए ताकि वो देख सके कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल पहले और आज क्या है। क्योंकि जानकार ये बता रहे हैं कि आरजेडी का कॉन्फिडेंस ही था जो 2010 की स्थिति में 25 में रहते हुए पहुंचा दिया। 2010 में यही हाल कमोबेश आरजेडी का हुआ था, लेकिन वोट परसेंटेज के लिहाज से देखें तो आरजेडी आज भी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। आज बीजेपी भले सीट के आधार पर 89 सीटें 90 सीटें का आंकड़ा पार कर गई हो या उस आंकड़े पर पहुंच गई हो, लेकिन आरजेडी आज भी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। बस इसे सीटों में कन्वर्ट करना होगा। डेमोक्रेसी की एक काली सच्चाई ये भी है कि यहाँ वोटों से नहीं सीटों से तय होता है। वोट आप 10 वोट पा के भी आप चुनाव नहीं जीत सकते और 2 वोट पाकर भी आप चुनाव जीत सकते हैं। ये डेमोक्रेसी की सच्चाई है। सच्चाई इसलिए है क्योंकि यहाँ सीटों के आधार पे आपके नुमाइंदे तय होते हैं, न कि वोटों के आधार पे। आरजेडी आज 1 करोड़ से ज़्यादा वोट पाई है, जबकि 90 लाख के आसपास वोट से बीजेपी 90 सीटें जीत चुकी है। लेकिन 25 सीटों पर 1 करोड़ से ज़्यादा वोट पाने के बाद भी आरजेडी 25 सीटों पर सिमट के रह गई है। आरजेडी के सिमटने के पीछे 5-6 वजहें मोटी मोटी रहीं। इन वजहों पे ज़रूर वो समीक्षा करेगी, जिसको हम बता रहे हैं। पहली वजह थी ओवर कॉन्फिडेंस। महागठबंधन के नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, इसलिए अंतिम दौर तक भी टिकट का बंटवारा नहीं कर पाए। 10 सीटें तो ऐसी रहीं जहां फ्रेंडली फाइट नजर आई, लेकिन ये फ्रेंडली फाइट कुछ ज़्यादा ही रही, क्योंकि अंतिम दौर तक भी ये समझ में नहीं आया कि महागठबंधन से कौन सी पार्टी कितने टिकट पे चुनाव लड़ रही है। ये कभी समझ में नहीं है। अंतिम दौर में यहाँ तक हुआ कि मुकेश सहनी को अपने भाई को बैठाना पड़ा और आरजेडी जिस नेता को पार्टी से निकाल दी थी उस नेता को ही समर्थन देना पड़ा। तो ये स्थिति रही, ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्थिति और तैयारी वाली स्थिति। दूसरी, कांग्रेस की भी इसमें गलती रही। कांग्रेस की गलती इस आधार पर रही कि कांग्रेस ने कभी भी तेजस्वी यादव को खुले मन से एक्सेप्ट नहीं किया। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अगर अंतिम दौर में ना करके शुरुआती दौर में ये हुआ होता तो भ्रम पैदा नहीं हुआ होता। तीसरी जो वजह रही मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम वोट बैंक में एआईएमआईएम के साथ जेडीयू ने भी सेंधमारी की है, जिसको आरजेडी भांप नहीं पाई। अभी 5 सीटों पर एएमआईएम ने अपने खाते खोल लिए हैं। इससे पहले भी वो 5 सीटें जीत चुकी है और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 2% वोट हासिल किया है। तो ये मुस्लिम वोट बैंक भी रहा। यादव वोट बैंक भी बहुत लॉयल नहीं रहा, जो जानकार ये कह रहे हैं। जिस आधार पे जनसुराज ने घेरा आरजेडी को और बीजेपी ने कि आरजेडी यादव वोट बैंक के सहारे आगे तो बढ़ गई, लेकिन सिर्फ लालू प्रसाद यादव अपने 2 बेटों को बढ़ाने में लगे, परिवार को ही बढ़ाने में लगे, जिसका संदेश कमोबेश गया। हालांकि यादव वोट बैंक टोटल नहीं तो 90% के आसपास आरजेडी पे चढ़ा। जो नतीजे आज बता रहे हैं कि 28% वोट बैंक है आरजेडी के पास, तो उसमें यादव वोट बैंक की बड़ी समस्या है। लेकिन आरजेडी को यादव वोट बैंक से ऊपर निकलना होगा। अगर प्रदेश में, देश की राजनीति में अगर अपनी अमिट छाप छोड़नी है तो उसे एमवाई समीकरण को क्रैक करना होगा, एमवाई समीकरण से बाहर निकलना होगा। इसके लिए उसे, जैसे तेजस्वी यादव ने कहा था कि एमवाई की पार्टी नहीं माई बाप की पार्टी है, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आई। चौथी जो वजह रही, लालू प्रसाद यादव को बाहर न निकालना। ये किसकी रणनीति थी, इसकी समीक्षा आरजेडी जरूर करेगी, क्योंकि उसे लगा कि 2020 में लालू प्रसाद यादव को आगे न करके वो बहुत अच्छी बात की और 75 सीटों पर जीती। इस आधार पे भी यही स्ट्रैटेजी इस आधार पे भी अपनाई गई। लेकिन लालू यादव की छवि आरजेडी में या महागठबंधन के अन्य नेताओं में आज भी सबसे ऊपरी है और बिहार की राजनीति में एक अलग उनका एक फिनोमिना है। और लालू प्रसाद यादव को सीमित कर देना ये बताता है कि आरजेडी के लिए अच्छा नहीं था। आरजेडी को लालू प्रसाद यादव को चुनावी मैदानों में उतारना चाहिए था, जिससे एक सहानुभूति का वोट बैंक भी मिलता, लेकिन आरजेडी ने ये नहीं किया। जो 5वां कारण है रणनीतिक कौशल। जो रणनीतिक कौशल चाहिए चुनावी मैदान में वो आरजेडी दिखा नहीं पाई, और जो एक प्रकार की उनके नेताओं के अंदर एक कुलबुलाहट थी, जो नेता टिकट मांगने जा रहे थे या जो टिकट के लाभार्थी हो गए थे, उनका भी ये मानना था कि तेजस्वी यादव तक पहुंच बहुत आसान नहीं होती है, उसमें कई ब्रेकर लगे होते हैं।
अगर तेजस्वी तक अपनी बातों को पहुंचानी है, ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचानी है, तो आपको संजय यादव के सहारे होकर गुजरना होता है और संजय यादव बहुत आसानी से तेजस्वी यादव तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह रही तेजस्वी यादव और महागठबंधन के हार में, ये सबसे बड़ी भूमिका रही। जो छठी भूमिका रही वो बहुत ज़्यादा आंकना, किनको? वीआईपी को और आईपी गुप्ता को। हालांकि आईपी गुप्ता ने अपनी सीट बचा ली है, लेकिन वीआईपी का खाता तक नहीं खुला है। और सोचिए आप कि जिस मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव अपने बगल में बैठा के हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए थे, आज वही वीआईपी अपना खाता तक नहीं खोल पाए, तो वो वोट कन्वर्ट कैसे करा पाते? तो ये सबसे बड़ी वजहों में से एक रही और कांग्रेस वजह तो रही ही रही। और उम्मीद है कि आरजेडी इसकी समीक्षा जरूर करेगी और अगले चुनाव में इन कमियों को दूर कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। बीजेपी की जीत की वजहों में क्या है आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने कैसे जीता ये मैदान और जेडीयू ने कैसे जीता ये मैदान। आज जानकार यही बता रहे हैं कि दोनों ने कदम मिला के चला और नतीजे आज साफ हैं। लेकिन एक दूसरा दृश्य भी दिखाया जा रहा है जेडीयू को लेके कि जेडीयू के अस्तित्व तो क्या महाराष्ट्र की स्थिति हो गई है। हालांकि जब आप जब नतीजे आए हैं उन नतीजों के फ्लैश पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि 90 सीटों के आसपास बीजेपी है, 89-90 की सीटों के आसपास बीजेपी है, 19-20 सीटों के आसपास एजेपी है और 9 सीटों के पास हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मिला के है। अगर इन पार्टियों को मिला लें तो ये लगभग करीब पहुंच जाते हैं पूर्ण बहुमत में। तो इस हिसाब से ये है कि नीतीश कुमार के रास्ते आरजेडी के लिए बंद हो गए हैं, यानी कि आरजेडी की तरफ जाने के लिए बंद हो गए हैं। अब उनके पास कोई स्वतंत्र रास्ता नहीं बचा है कि वो आरजेडी के पास जा सके अगर नाराज हों किससे? बीजेपी से। तो ये कुछ चीज़ें हैं और आरजेडी को निश्चित रूप से अपने अंदर ये समीक्षा करनी होगी और हार की समीक्षा करनी होगी और सहर्ष स्वीकार करना होगा और बताना होगा कि वो आगे क्या अपने लिए चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।